नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं शुभम शंकधार और पेश है आपका पसंदीदा शो मनी सेंट्रल। शो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एपिसोड को जो आपका प्यार मिला, आपकी प्रतिक्रियाएं मिली, आपके सुझाव मिले, हम आगे उन सारे सुझावों को लेते जाएंगे। इस प्रोग्राम को और बेहतर, आपकी और ज़्यादा बात करने वाला बनाते जाएंगे। आज का शो हम शुरू करें उससे पहले अंशुमान जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट दिखाएं और खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आज आप देखिए मनी सेंट्रल में क्या क्या खास है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मनी सेंट्रल में स्टॉक मार्केट पर मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट। फिर होगी चर्चा कोविड से प्रभावित परिवारों को मिलने वाले मुआवजे की, WTO में कोरोना की दवा पर पेटेंट को लेकर चल रही लड़ाई की और खाली जेब होने पर सिकुड़ते सरकारी खर्च की। इसके बाद बजट सेंट्रल। आज बजट सेंट्रल में सीमांत किसानों के छोटे छोटे ख्वाब पर बात होगी और उसके बाद दोनों आ जाएंगे कौन, विक्रम बेताल, जो नापेंगे सरकार का वजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी सेंट्रल। और सबसे पहले देखिए शेयर बाजार पर हर्ष चौहान की स्पेशल रिपोर्ट जो बता रही है क्यों छोटे निवेशकों को बाजार में अब सतर्क हो जाना चाहिए। शेयर बाजार की चकाचौंध अगर आपको भी आकर्षित कर रही है तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। यकीन नहीं हो रहा तो देखिए ये आंकड़ा। बड़े बड़े विदेशी और घरेलू निवेशकों से ज्यादा पैसा शेयर बाजार में खुदरा निवेशक लगा रहे हैं। खुदरा निवेशक यानी आम जनता, आप और हम। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े बता रहे हैं कि शेयर बाजार की कंपनियों में लगे प्रत्येक 100 रुपए में 42 रुपए छोटे निवेशकों के हैं, जबकि कॉर्पोरेट, विदेशी निवेशक और म्यूचुअल फंड्स सब ने मिलाकर कुल 58 रुपए लगा रखे हैं। 2 साल पहले तक स्थिति ऐसी नहीं थी। एक तरह से बाजार पर रिटेल निवेशकों की ये बादशाहत आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए कि इस वक्त अगर बाजार में तेज गिरावट आती है तो क्या होगा। ये बात भी काबिले गौर है कि आम जनता ही ऐसी है जो अपनी गाढ़ी कमाई बाजार में सीधे लगाती है। बाकी पेशेवर तो दूसरों का पैसा बाजार में लगाने के धंधे में है और बाजार को भी आम जनता से बेहतर जानते समझते हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में करीब 3 करोड़ 41 लाख नए छोटे निवेशकों ने बाजार में एंट्री की है। कैश मार्केट सेगमेंट यानी नकद में शेयर खरीदने के आंकड़े देखें तो वे और उत्साहित करने वाले हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में तो छोटे निवेशक नवंबर तक 8 महीने में से 7 महीने में शुद्ध रूप से खरीदार बने रहे हैं। छोटे निवेशकों ने इस वित्त वर्ष के 2 महीनों अक्टूबर नवंबर में करीब 43,600 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो बाजार में कुल निवेश का करीब 42% है। अकेले अक्टूबर महीने में छोटे निवेशकों ने 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। जनवरी से दिसंबर 2021 के दौरान निवेशकों की इक्विटी होल्डिंग का संयुक्त मूल्य 21 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी बाजार की तेजी में खूब मुनाफा हुआ, लेकिन अब बाजार की ऊंचाई डरा रही है। बीते 1 साल में बाजार में आए निवेशकों को बाजार में अच्छा मुनाफा मिला, लेकिन पिछले 1 साल में चीजें तेजी से बदलती दिख रही हैं। निफ्टी का फॉरवर्ड पीई अब भी ज्यादा वैल्यूएशन का संकेत दे रहा है, यानी कंपनियां खरीदने के लिहाज से महंगी हो गई हैं। टॉप 500 शेयरों में से करीब 70% अपने 5 साल के औसत प्राइस टू बुक रेशियो से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। महंगाई कई साल के ऊंचे लेवल पर है। निकट भविष्य में इसमें नरमी का भी कोई संकेत नहीं दिख रहा। इस साल की बॉन्ड यील्ड 2 साल के उच्चतम स्तर 6.64% पर पहुंच गई है, जो इस बात का संकेत है कि ब्याज दरों में बदलाव अनुमान से पहले हो सकता है। दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही। ऐसे समझ लीजिए छोटे निवेशक टिक टिक करते टाइम बम पर बैठे हैं, जो अगर फटा तो बाजार में भगदड़ मच सकती है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजय कुमार कहते हैं कि ऊंचे वैल्यूएशन पर बाजारों में इस बात का जोखिम होता है कि तेजी से गिरावट आए। अब तो बढ़ती महंगाई और सख्त मौद्रिक नीति जैसे थपेड़े भी हैं। भारत के लिए कच्चे तेल की बढ़ती कीमत भी एक बड़ी चिंता है। ऐसे में गिरावट किसी भी समय आ सकती है।
तो मनी9 की सलाह है कि बाजार के जोखिम को अच्छे से समझकर ही निवेश करें। उधार या कर्ज लेकर पैसे कतई निवेश ना करें। और हाँ, मोटे मुनाफे पर बैठे हैं और नजरिया भी छोटी अवधि का है तो एक बार मुनाफा वसूली कर ही लीजिए। तो आपने देखा कि शेयर बाजार की तेजी में मुनाफा तो निश्चित तौर पर हर निवेशक को हुआ जिसने पिछले 1 या 2 साल में बाजार में निवेश किया, लेकिन छोटे निवेशक बाजार में बड़ी संख्या में आ गए हैं। अंशुमान जी, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि इस बात पर गर्व किया जाए या सबसे पहले लोगों को सतर्क किया जाए कि रिटेल निवेशकों ने बाजार में बादशाहत हासिल कर ली है। शुभम, शेयर बाजार बाइनरी नहीं होता। हम अक्सर जिस तरीके की प्रक्रियाओं में चलते हैं उसमें हम काला सफ़ेद देखने की आदत है, हमारी बाइनरी देखने की आदत है। शेयर बाजार थोड़ा ग्रे होता है, वो काला सफ़ेद नहीं होता, उसके बीच कहीं खड़ा होता है। एक निर्धारित समय तक शेयर बाजार में निवेश और उस पर होने वाला रिटर्न हमें फ़ायदा देता है। छोटे निवेशकों की बैलेंस शीट्स बेहतर होती है, हमें म्यूचुअल फंड के मुनाफे दिखाई देते हैं, पर एक निर्धारित समय के बाद बाजार लड़खड़ाने लगता है अपने ही वजन से। और शेयर बाजार में एक पुरानी कहावत है कि तेजी का वजन भी उतना ही भारी होता है जितना मंदी का वजन होता है, क्योंकि शेयर बाजार खरीदने और बेचने की प्रक्रिया पर चलते हैं। एक सीमा से अधिक तेजी आने के बाद चीज़ें लड़खड़ाती हैं। तो इसलिए जिस रिपोर्ट में हमने विस्तार से बताने की कोशिश की कि छोटे निवेशकों के स्टेक्स कितने हाई हैं। अगर हम अंग्रेजी के एक मुहावरे का प्रयोग करें तो उनकी स्किन इस गेम में सबसे ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि उनका ही पैसा DIIs के जरिए या म्यूचुअल फंड्स के जरिए गया हुआ है। ये आंकड़ा, ये रिपोर्ट ही बताती है शुभम कि उनका सीधा निवेश है, ये उन्होंने जो सीधे बाजार से खरीद रखा है, उन्हीं का पैसा बाजार में म्यूचुअल फंड्स के जरिए या बाकी निवेशकों के जरिए या पेंशन फंड के जरिए, LIC के जरिए भी बाजार में गया है। तो उन्हें अब ये सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, और सतर्क हो जाने के लिए उसमें कई सारे महत्वपूर्ण कारण हैं जो शेयर बाजार में कई सारे विशेषज्ञों को अब कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि चीजें उस रफ्तार से अगले साल नहीं दौड़ेंगी जिस रफ्तार से हमने कोविड की महामारी के पिछले 2 सालों में दौड़ती हुई देखी थी। बिल्कुल। और इसीलिए बाजार की इस ऊंचाई से निवेशकों को, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े निवेशक हो, उनको डर लग रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि तमाम अनुमान ऐसे आ रहे हैं कि मुनाफा वसूली कर लीजिए, तमाम अनुमान ऐसे आ रहे हैं कि मोटे मुनाफे पर बैठे हैं तो एक बार पैसा निकाल लीजिए। एक इंपॉर्टेंट सवाल सर यहाँ पर यह है कि हमने देखा कि पिछले 1-2 सालों में रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा है, करीब 10 करोड़ डीमेट अकाउंट अब खुल हो चुके हैं। 3.5 करोड़ का आंकड़ा हमारे पास है जो पिछले 1 से 1.5 साल में आए, यानी कि इस पूरी कोविड महामारी में आए। फेड टेल अगर बनती हैं, मान लीजिए कि अगर यहां से गिरावट आती है, तो आपको ये कितना बड़ा रिस्क लग रहा है उन लोगों के लिए जो अभी नए नए बिल्कुल बाजार में उतर रहे हैं, बल्कि ये कह सकते हैं उतरे भी नहीं। शुभ, फैक्टेल्स का सबूत इस रिपोर्ट में दिया गया है। फैक्टेल्स का मतलब ये है कि आपके बाजार में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए और बाजार में बड़ा हिस्सा उन छोटे निवेशकों के पास चला जाए जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निवेश करते हैं। तो हमने इस आंकड़े में देखा कि उनका प्रत्यक्ष निवेश भी बड़े निवेशकों से ज्यादा, और अगर परोक्ष निवेश जोड़ लें तो काफी बड़ा है, क्योंकि उसमें म्यूचुअल फंड का हिस्सा भी अगर आप उसमें जोड़ लिया जाए। छोटे निवेशक पिछले 2 साल में इसलिए आए थे, उसकी 2 बड़ी वजह थी। एक तो भारत में फिक्स्ड इनकम के विकल्प अच्छे नहीं थे, बचतें उपलब्ध थी, सस्ती पूंजी उपलब्ध थी, लोगों के पास कुछ, जिनके पास सरप्लस था, सबके पास नहीं था, पर जिनके पास सरप्लस था उन्होंने अपनी बचतें बैंकों से निकालकर शेयर बाजार में लगाई थी, और वो पूंजी चेज कर रही थी स्टॉक मार्केट को, नहीं ना कि मैक्रो इकोनॉमी में कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ, भारत की खपत में, GDP में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन वो एक सस्ती पूंजी थी और एक विकल्प थे, वो उपलब्ध थे। लेकिन अब यहां से 2 बड़े संकेत, 3 बड़े संकेत इस रिपोर्ट में है, पर हम उन्हें दोबारा दोहराना चाहते हैं। अगर आप एक बार के लिए मैक्रो इकोनॉमी की चिंताओं को शुभम किनारे कर भी दें, मान लें कि चलिए GDP को लेकर चिंता को आप डिस्काउंट कर सकते हैं, कच्चे तेल की कीमत हमेशा बढ़ती ऊपर नीचे होती रहती है, पर 2 महत्वपूर्ण चीज़ें समझना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन का प्ले होता है, और शेयर बाजार में बहुत सारे शेयरों की कीमतें उनकी सीमा और क्षमता से ऊपर जा चुकी हैं, और वहाँ से तकनीकी तौर पर भी उनमें गिरावट या उनमें ढलान की संभावना दिखाई देती है। और इसलिए आमतौर पर जब हम बजट से पहले प्री बजट रैली की उम्मीद करते हैं, तब हम बजट से सिर्फ 1 या 1.5 हफ्ते दूर खड़े हुए हैं, और शेयर बाजार में हम लगातार पिछले 3 दिनों से गिरावट देख रहे हैं, मुनाफा वसूली देख रहे हैं, और मुनाफा वसूली हमेशा बड़े निवेशकों से आ रही है। और एक और सवाल जो लोगों के दिमाग में रहता है शुभम, जो हमेशा छोटे निवेशकों को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर जब बड़े निवेशक बेच रहे होते हैं तो छोटे निवेशक क्यों खरीदते हैं? बिल्कुल। अगर FIIs उसको बेच रहे हैं, अगर DII बेच रहे हैं, विदेशी निवेशक बेच रहे हैं, तो वो उससे मुनाफा वसूली कर रहे हैं, तो छोटे निवेशकों को और भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास
आपसे बेहतर जानकारी है, आपसे बेहतर शोध है और आपसे बेहतर प्रोजेक्शंस उनके पास उपलब्ध हैं। बिल्कुल। रिटेल निवेशकों का आपने कहा, ये ग्राफिक्स अगर आप देखें तो 2015-16 की बात है कि 33% रिटेल निवेशक थे, जो अब बढ़कर 45 हो गए हैं। रिटेल निवेशक शेयर बाजार में आए, सर एक जगह और गए, वो गए क्रिप्टो में। वहाँ भी हालत अब थोड़ी पतली लग रही है। नवंबर 10 तारीख थी नवंबर की, जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास थे और वहाँ से करीब 40% टूट गए हैं। क्या मान लें कि अब क्रिप्टो के भी दिन लद गए? शुभम, क्रिप्टो में पहली बार ऐसा हो रहा है। पिछले 2 साल में लगातार जो क्रिप्टो इंथुजियास्ट हैं, जो क्रिप्टो उत्साही हैं, वो मानते हैं कि रियल इकोनॉमी को कभी क्रिप्टो मार्केट रिफ्लेक्ट नहीं करता। हमने कोविड के दौरान क्रिप्टो में खरीद देखी, निवेश देखा, उत्साह देखा, लेकिन अब हमें ऐसा दिख रहा है कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट के पिछले 2 महीने के रुख को देखें, जो नवंबर के बाद का रुख देखें और जो 40% की गिरावट देखें, तो क्रिप्टो रियल इकोनॉमी का आईना बन रहा है। अगर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना दुनिया के बाजारों में है, अगर महंगाई बढ़ने की संभावना दुनिया के बाजारों में, यदि पेंटअप डिमांड जो कि इकोनॉमीज में पिछले 2 साल में आई थी वो अगले साल स्टेबल होकर एक नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी, तो क्रिप्टो उन सारी जो बीमारियां या जो चुनौतियां वास्तविक अर्थव्यवस्था की हैं उसे भी वो रिफ्लेक्ट करने लगा है। और इसलिए हम पहली बार ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो लगभग एक ही डायरेक्शंस में चलना शुरू हो रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर बहुत सारे लोगों ने पिछले 2 साल में स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के बीच में क्रिप्टो से हेज किया है अपने आप को। पर जो आप आंकड़ा या जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, उस आंकड़े से ये दिखाई देता है कि अब वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं की जो चिंताएं, जितनी चिंता हमें शेयर बाजारों में दिखाई दे रही है, वैसी ही चिंताओं का असर हमें क्रिप्टो के मार्केट पर भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ सर एक सवाल ये है कि अगर हम अभी तो क्रिप्टो पे नियम तय नहीं है, बहुत उलझने हैं, भारत छोड़िए पूरी दुनिया में उलझने हैं, तो कितना सही होगा ये कहना कि वो रियल इकोनॉमी से या बाजार के साथ चल रहा है, जब अभी तक तो नियम ही तय नहीं है? हाँ, लेकिन निवेश तो हो रहा है, इतना पैसा उसमें लगा हुआ है और सरकारें उस निवेश के कारण ही दुविधा में है कि उसमें उसके ऊपर कानून बनाए जाएं या कानून ना बनाए जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ी राशि क्रिप्टो में निवेशित है, लोगों का निवेश है, बल्कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग पूरी दुनिया के बाजारों में बगैर किसी नियम के हिसाब से हो रही है। तो इसलिए समझना जरूरी है। और जब हम छोटे निवेशकों की बात करते हैं तो भारत में बहुत सारे ऐसे आंकड़े आए जिनको कॉन्टेस्ट किया गया, जिनको चुनौती दी गई, पर यह स्वाभाविक सी बात है कि सरकार ने भी यह माना कि भारत में छोटे निवेशकों ने अपनी छोटी पूंजी क्रिप्टो में लगाई है। तो अब जो दोनों सेगमेंट हैं बाजार के, बजट से ठीक पहले एक जगह तो रेगुलेशन का वैक्यूम है, रेगुलेशन का अंधेरा है, और दूसरी तरफ तेजी का दबाव है और अर्थव्यवस्था में जो चुनौतियां उनका दबाव है। दोनों परिस्थितियां छोटे निवेशकों को थोड़ा सतर्क होकर संभल कर आगे देखने का संकेत दे रही हैं। बिल्कुल, यानी कि क्रिप्टो में आप निवेश करते हो या आप शेयर बाजार में निवेश करते हो, दोनों जगह अब आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना काल में हुई मौतों पर तय मुआवजा परिवारों को नहीं मिल पा रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की लताड़ लगाई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें संवेदनशील नहीं हैं। साथ ही राज्यों को यह साफ निर्देश भी दिया कि राज्य तकनीकी आधार पर किसी की मौत का मुआवजा रोक नहीं सकते, उस एप्लीकेशन को बर्खास्त नहीं कर सकते। सर, कहाँ अटकी है ये मुआवजे की गाड़ी? क्यों नहीं ये मुआवजा मिल पा रहा है? जब तय हो गया, कमेटी ने तय कर दिया कि 50,000 रुपये प्रति परिवार को मिलना चाहिए, गफलत कहाँ है? शुभम, ये निराशाजनक खबर है और ये भारत के वेलफेयर स्टेट की विफलता का एक और बड़ा सबूत है। और जब हम इसे दुनिया के बाकी देशों में कोविड के दौरान दी गई थोक में सहायता और पेचेक प्रोटेक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से तुलना करें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से पहली बार कोविड प्रभावित परिवारों का या कोविड मृतक परिवारों को सिर्फ 50,000 रुपये मुआवजे की व्यवस्था दी गई थी, जो राज्यों को अपने डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से देनी थी। पूरा तीसरी लहर आ गई और केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पहचान ही नहीं कर पाई कि हमें किनको मुआवजा देना है। बहुत बड़ा मुआवजा नहीं है 50,000 रुपए का। और हमने भारत के वेलफेयर स्टेट को जो इतना टैक्स के साथ बनाया गया है, जिससे लगातार हमसे टैक्स वसूला जाता है, सरकारें हमारे नाम पर 80%, 90% खर्च और फिस्कल डेफिसिट का दावा करती हैं, वो सरकारें पिछले 2 साल के अपने पूरे ढांचे में यही पहचान नहीं कर पाई कि कोविड से कितने लोग मरे थे और उन्हें कितना मुआवजा दिया जाना है। दुविधा इस बात की है कि सरकारों ने कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान अंडर रिपोर्ट किया डेथ्स को। अब इसमें 2 वजहें हो सकती हैं। एक वजह हो सकती है कि हमारे यहाँ जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का जो पूरा ढांचा है वो इतना बिखरा हुआ था कि हम वास्तविक रूप से मृत्यु का पंजीकरण नहीं कर पाए, सही नंबर ही नहीं ला उनका पाए। सही नंबर नहीं ला पाए। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि अंडर रिपोर्टिंग हुई, जो कहीं जगह रिपोर्ट हुई।
अब जब मुआवजे की बात आई तो बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु रिपोर्ट नहीं हुई थी या जिन्हें कोविड से मरा हुआ नहीं माना गया था, वो भी क्लेम्स के साथ सामने आ गए और वो आंकड़े हमारे सामने उपलब्ध हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब सरकार इस बात में उलझी हुई है कि यदि उन्हें उन सारे लोगों को मुआवजा देना है जो क्लेम कर रहे हैं, तो उन्हें फिर कोविड की डेथ्स को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, उन्हें वो प्रमाणित करना पड़ेगा कि कोविड से इतनी मौतें हुई हैं। और इसलिए ये उलझन दिखाई दे रही है और सुप्रीम कोर्ट का रुख काफ़ी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य सरकारें सेंसिटिव नहीं हैं। हम जब इतने बड़े विराट बजटों की, कोविड के नाम पर घाटे बढ़ाने की, महंगे से महंगे कर्ज लेने की सरकारों को छूट देते हैं, तो हमें ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट देश की तरफ से सरकारों से पूछ रहा है कि आखिर कोविड से मरे हुए लोगों को अगर एक मुआवजे का फैसला हुआ था तो वो 2 साल से अभी तक लटका क्यों है। बिल्कुल, ये जो ग्राफिक्स आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे थे, आप ये देखिए कितने चौंकाने वाले, हिलाने वाले, कितना निराश करने वाले ये आंकड़े हैं कि राज्य सरकार कह रही है कि मौत का नंबर कुछ और है और जो मुआवजे के लिए आवेदन आए हैं उनका नंबर कुछ और है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं है जहां अगर प्रभावित है परिवार तो उसको मुआवजा ना मिले। इसको हमको देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसीलिए 2 राज्यों के प्रमुख सचिव को भी तलब किया है और कहा है कि आप आइए और बताइए कि ये ढील ढिलाली जो है, हीला हवाली क्यों है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो दूसरी खबर भी है हमारी, वो कोरोना महामारी से ही जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन महामारी के दौर में भी कई देश और कंपनियां पेटेंट के नाम पर जीवन रक्षक दवाओं के बड़े स्तर पर उत्पादन में बाधक बने हुए हैं। हालांकि भारत ने अब पेटेंट की उन शर्तों के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में आवाज उठाने का फैसला किया है। सर, क्या है ये पूरा मसला और कितनी बुलंद आवाज भारत लेकर WTO में पहुंच पाएगा? शुभम, ये भारत की दूसरी कोशिश है। पहली कोशिश अक्टूबर 2020 में हुई थी जब वैक्सीन आना शुरू हुई थी और भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WTO की जो नीति निर्माता बॉडी है उसमें एप्लीकेशन दी थी कि दुनिया में वैक्सीन के पेटेंट्स रिलैक्स किए जाने चाहिए, क्योंकि एक महामारी है, एक पेंडेमिक है और इससे बहुत सारे देशों के लोग और उनकी गरीब आबादी और उनकी गरीब सरकारें वैक्सीन का बोझ नहीं उठा सकती। कंपनियों को अपनी पेटेंट की शर्तें रिलैक्स करनी चाहिए और विशेष केस में सस्ती वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसे उस दौरान 2020 की बहसों में बाद में दुनिया में वैक्सीन डिवाइड कहा गया था। यानी कुछ लोग जो वैक्सीन एम्पावर्ड हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन पॉवर्टी में हैं, यानी जिन्हें वैक्सीन की गरीबी झेलना पड़ेगा। लेकिन उस दौरान यूरोपियन कंपनियों ने और कुछ अमेरिकी कंपनियों ने भी, जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी, उन्होंने इसका WTO में विरोध किया था और कहा था कि इसके शोध पर, इसके विकास पर, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स पर उन्होंने बहुत बड़ा पैसा खर्च किया है और इसलिए इस वैक्सीन के जरिए उन्हें बेहतर रिटर्न्स चाहिए। भारत सरकार की ये कोशिश सफल नहीं हुई, भारत और साउथ अफ्रीका की। अब पुनः जनवरी में भारत ने फिर इस बार WTO में एक दूसरी एप्लीकेशन डाली है जिसमें ये कहा है कि आप कोरोना की जो दवाएं हैं प्लस वैक्सीन उसमें शामिल है, उन पर पेटेंट के नियम रिलैक्स किए जाएं, क्योंकि अभी भी शुभम दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी अफ्रीका में और एशिया में जिनके पास वैक्सीन नहीं पहुंची है, जो वैक्सीन से वंचित हैं। और यदि कोरोना या कोविड आने वाले समय में एंडेमिक में बदलता है और एंटीवायरल ड्रग्स की बड़े पैमाने पर ज़रूरतें पड़ती हैं लोगों को इस लड़ाई से लड़ने के लिए, तो एंटीवायरल ड्रग्स की कीमतें कम होना बहुत ज़रूरी है और उस ज़रूरत के लिए दुनिया की जो फार्मा कंपनियां हैं उन्हें अपने पेटेंट के नियम उदार करने पड़ेंगे। अब बहस दोबारा WTO में शुरू हुई है, भारत की चिट्ठी WTO में मौजूद है। इस बार भारत को कुछ ज़्यादा समर्थन मिलता दिख रहा है। करीब 55-60 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत की इस मुहिम को WTO में समर्थन दिया है। लेकिन अभी भी यूरोपियन कंपनियां जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं, वो इस बात पर सहमत नहीं है। अब एक बार फिर हमें देखना होगा कि WTO की अगली बैठक होती है, उसमें भारत का यह प्रस्ताव कितना आगे तक बढ़ पाता है, सहमति बनती है कि नहीं बनती, और अगर नहीं बनती है तो एक बड़ी आबादी को शायद इस पैंडेमिक में महंगी दवाओं से जूझना ही पड़ेगा। और अगर सरकारें अपने सब्सिडी से, अपने बजट से, जैसे भारत में या अमेरिका में, यूरोप की सरकारों ने अपने लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी, अगर दुनिया की बहुत सारी सरकारें अपने पास बजट में इतना संसाधन नहीं रखती हैं कि मुफ्त में वैक्सीन दे सकें, तो या तो उन देश के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी और या फिर उनको वैक्सीन की बहुत ऊंची लागत उठानी पड़ेगी। ऐसा परिदृश्य वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो बिजनेसेस हैं उनसे हमें बनता दिखाई दे रहा है।
सर अगर आप कोई पुराना अनुभव तजुर्बा बता सकें, ऐसी स्थिति में जब चीज़ें आती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो पहले बहुत बड़ी बीमारी थी, उनकी दवाइयाँ आई, पुराने तजुर्बे कैसे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि WTO या कहीं और से फंड की व्यवस्था की जाए, कंपनियों को भी बेल आउट किया जाए? जब हम तमाम तरीके की कंपनियों को बेल आउट करते हैं तो इनको भी इनकी रिसर्च का या इनका पैसा दिया जाए अगर जायज़ है तो, और दवाइयाँ आम लोगों तक सस्ती पहुँचाई जाए। ये दूसरा प्रस्ताव था जिस पर चर्चा IMF और WHO के बीच में हुई थी। WHO ने कहा था कि एक ग्लोबल फंड बनाया जाना चाहिए, उस फंड के जरिए, उस अलायंस के जरिए वैक्सीन बनाने वाली, दवा बनाने वाली कंपनियों की कॉस्ट को बेयर किया जाए और दुनिया के जो प्रमुख देश हैं वो उसमें कंट्रीब्यूशन करें। उस कंट्रीब्यूशन के जरिए एक वैक्सीन अलायंस भी बना था जिसमें भारत की जो वैक्सीन प्रोड्यूसर है उसका पार्ट थी, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और जो तमाम गरीब मुल्क हैं उनमें सस्ती या मुफ्त वैक्सीन देनी थी। लेकिन वो भी सहमति अभी बन नहीं पाई है, क्योंकि उस सहमति को इनिशिएट करने के लिए, WHO के फंड्स ट्रांसफर करने के लिए या IMF या वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई बड़ा कॉर्पस बनाने की कोशिश भी अभी आगे नहीं बढ़ी। उसकी वजह शुभम यह कि पिछले 3-4 साल से सरकारें लगातार कोविड की एक के बाद एक दूसरी वेव से लड़ रही हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैंडेमिक से लड़ने की सहमति है और उसके लिए जो कानूनी और नीतिगत बदलाव किए जाने, उन पर सहमति नहीं बन पाई है। कोशिश ये हो रही कि जिस भी तरह से, जिस भाव पर वैक्सीन उपलब्ध है, उस वैक्सीन को जहां तक बांटा जा सके वहां पहुंचाया जाए। लेकिन अब WTO की इस बैठक पर काफी लोगों की निगाहें हैं, दुनिया के काफी लोगों की निगाहें, और एक बहुत दिलचस्प बहस है जो फार्मा इंडस्ट्री और वेलफेयर स्टेट के बीच शुरू हो रही है। यानी एक तरफ फार्मा उद्योग है जिसे मुनाफे चाहिए और दूसरी तरफ राज्यों और सरकारों की वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारियां हैं, कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारियां हैं। ये बहस किस मुकाम पर पहुंचेगी, इस पर निगाह हमारी रहेगी और मनी सेंट्रल में हम इस खबर को फॉलो करते रहेंगे। बिल्कुल, बड़ा लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए, जब कोविड हुआ तो ऑक्सीजन नहीं थी, अब दवाई है तो सस्ती नहीं है, जो परिवार प्रभावित हैं उनके लिए मुआवजा नहीं है। तो अगर आप देखें इस महामारी में चारों तरफ दुख से भरी खबरें हैं। चलिए खैर अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो है सरकार के भीतर से। आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को और विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वे उतने ही पैसे में काम चलाएं जितना उन्हें रिवाइज्ड एस्टीमेट दिया गया था। सर, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि सरकार के खर्च का मतलब क्या है, इसकी भूमिका क्या है हमारे GDP में, हमारे देश में, हमारे जीवन में सरकार खर्च जो करती है उसका मतलब क्या है? शुभम, भारत का GDP आमतौर पर आम लोगों के खर्च से चलता है। जो आंकड़े हमारे पास हैं उस हिसाब से सरकार का और खासतौर से जो केंद्र सरकार का खर्च है वो GDP के टोटल खर्च में, जो कुल खर्च होता है कंपनियों की तरफ से हमारे आप जैसे आम उपभोक्ताओं की तरफ से, उस तुलना में करीब 15% की हिस्सेदारी रखता है GDP में। लेकिन पिछले 2 साल में, 3 साल में जब आम उपभोक्ताओं का खर्च पूरी तरह सिकुड़ गया, कंपनियों का निवेश भी पूरी तरह गिर गया, तो सरकार के खर्च ने GDP को गति दी, क्योंकि सरकारों का ही जो खर्च था उससे ही थोड़ा बहुत बाजार में डिमांड दिखाई दी। हमें जो कुछ आंकड़े मिल रहे हैं वो आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 20 के बीच में GDP की ग्रोथ करीब 6.7% थी, जिसमें हम 2020 का साल शामिल करते हैं। लेकिन सरकारी खर्च में बढ़ोतरी की दर इससे कहीं ज़्यादा 8.1% थी। यानी भारत का GDP जिस गति से बढ़ रहा था उससे कहीं ज़्यादा गति से 8.1% की गति से सरकार का खर्च बढ़ रहा था। सहारा देने की कोशिश, इकोनॉमी को सहारा देने की कोशिश थी। उसका असर हमें घाटों के तौर पर, राजकोषीय घाटे के तौर पर दिखाई दिया। लगभग ऐसा माना जाता है कि केंद्र सरकार की जो फिस्कल स्पेंडिंग है वो GDP में 1.1 बेसिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करती है लगभग 1.1 बेसिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन GDP में करती है। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो संकेत दिया है अपने मंत्रालयों को कि अब अतिरिक्त खर्च नहीं मिलेगा, केवल बहुत जरूरी खर्च दिए जाएंगे, जो आवंटन पहले से उपलब्ध है वो उस आवंटन का ही इस्तेमाल करना होगा। और ये फैसला या ये जो आदेश जारी किया गया, इस आदेश के कई सारे मतलब हैं, काफ़ी बड़े मतलब हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीके के स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे वो रोजगार पाने वाले लोग हों, चाहे शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग हों, चाहे वो कंपनियां हों जो भारत में निवेश करना चाहती, उनके लिए इस फैसले के कई सारे बड़े मतलब हैं जिन्हें समझने की कोशिश की जाएगी और इन आंकड़ों पर बजट में निगाह भी रहेगी। बिल्कुल सर, अगर आप इसको ऐसे समझें कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की कुछ परियोजनाएं थीं, मान लीजिए कि हमारे आपके या किसी दर्शक के घर के आसपास कोई बड़ा हाईवे बन रहा था, कोई केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय के कुछ बड़े सेमिनार होने थे, कहीं कुछ ऐसा, उन पर ब्रेक लग सकता है, उनकी रफ्तार मंद पड़ सकती है?
कहा जाए कि चलो अगले वित्त वर्ष में अभी बजट आने दो? बहुत सारी परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। खासतौर पर इसका असर हमें, केंद्र सरकार के पास तो बहुत बड़ी परियोजनाएं नहीं, और वो बड़ी परियोजनाएं कई सारे कतिपय कारणों से, चाहे वो कोविड का डिसरप्शन हो या बहुत सारी चीज़ें गतिविधियां हो, पिछड़ी हुई हैं, पर ज़्यादा असर पड़ेगा छोटी परियोजनाओं पर, जहां पर छोटे बजट की परियोजनाएं हैं या जो परियोजनाएं राज्य सरकारें चलाती हैं जिनके लिए केंद्र से अनुदान मिलता है। सरकार के खर्च के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो एक्सपेंडिचर एस्टेब्लिशमेंट पर है, जिसमें तनख्वाहें हैं, पेंशन है, ब्याज का भुगतान है, रक्षा के खर्च हैं, जिनमें सरकारें कभी कटौती नहीं करती। तो कटौती कहाँ होती, कैंची कहाँ चलती है? कैंची चलती है उन्हीं परियोजनाओं के खर्च पर, स्कूल बनने पर, सड़क बनने पर, हाईवे बनने पर, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर। एक और जो महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि जब आखिरी क्वार्टर में, किसी साल की आखिरी तिमाही में सरकारें अपने खर्च सिकोड़ती हैं, तो इसका असर शुभम अर्थव्यवस्था पर 6 महीने तक रहता है, क्योंकि हम साल की आखिरी तिमाही में है और केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों को आदेश दिया है कि अपना खर्च सीमित रखे। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगला बजट पारित होने के बाद और नए खर्च की किस्त रिलीज होते होते मई तक का समय आ जाएगा, क्योंकि बजट पेश होगा, फिर अनुदानांगों पर चर्चा होगी, फिर संसदीय समितियां उस पर रिपोर्ट देंगी और फिर बजट को वोट किया जाएगा। इसके बाद जब नई किस्तें जारी होंगी, उनको जारी होते होते मई तक का समय आ जाएगा। और इसलिए जब भी सरकारें साल के आखिरी तिमाही में खर्च में कटौती करती हैं, तो उसका असर अगली एक तिमाही तक रहता है, यानी 6 महीने तक रहता है। तो अगर आप दूर की देखना चाहते हैं, 6 महीने की देखना चाहते हैं, तो ये मानना, 2 संकेत इससे मिल सकते हैं। पहला संकेत ये कि यह करके सरकार ने एक बात का संकेत बाजारों को दे दिया है कि अब अगले साल उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए अर्थव्यवस्था में निवेश करने की, क्योंकि 2 साल से सरकार अपनी सारी ताकत झोंककर इकोनॉमी को सपोर्ट दे रही। और दूसरी चीज ये कि जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइव नहीं होता, कंजम्पशन स्पेंडिंग रिवाइव नहीं होती, तब तक अगले 5-6 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी खर्च से आने वाली जो रफ्तार है वो धीमी रहेगी। और शायद सीएसओ ने ये बात सुन ली थी। और इसलिए जब हमने जनवरी में सीएसओ का आंकड़ा देखा, जिसमें जो एडवांस एस्टीमेट आया था, उस एडवांस एस्टीमेट में इसके संकेत हमें मिल गए थे। इसीलिए जो एडवांस एस्टीमेट आए थे उसमें ये बोला गया था कि आर्थिक विकास दर की जो रफ्तार है, जो गाड़ी है, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, यानी कि आर्थिक विकास दर घट सकता है, दर जो उसकी है कम हो सकती है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ें। अब हमारा नया सेगमेंट बजट सेंट्रल। बजट सेंट्रल की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि मनी 9 बजट के इतिहास पर एक स्पेशल सीरीज भी कर रहा है। 5 एपिसोड की ये सीरीज कल से शुरू हो चुकी है। आप इस सीरीज का पहला वीडियो जाकर मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और इसका जो दूसरा एपिसोड है वो कल अपलोड होगा और आपके पास पहुंचेगा। और इसमें इतिहास के उन पन्नों से हम बजट का इतिहास निकाल कर लाएं जो शायद आपके लिए अनोखे होंगे, अनजाने होंगे और बहुत रोचक होंगे। मनी सेंट्रल के पहले एपिसोड में कल आप मिले थे अरविंद से, जो प्रतिनिधि था प्रवासी मजदूरों का। आज मिलिए सुधीर से, जो देश के उन करोड़ों किसानों में से एक है जिन्हें एक सूखा, एक बाढ़ या एक कोविड जैसी महामारी गरीब कर देती है। उसकी क्या उम्मीद है बजट से, जान लीजिए। बिजनौर के 42 साल के किसान सुधीर राजपूत के पास 7 बीघा जमीन है। आय का कोई और जरिया न होने की वजह से उन्होंने 14 बीघा जमीन किराए पर ले रखी है। इस तरह वह कुल 21 बीघा जमीन पर खेती करते हैं। गन्ने की बुआई में देरी होने से इस साल पैदावार 20 क्विंटल प्रति बीघा तक घट गई। डीजल की महंगाई है और लागत भी बढ़ी है। इस बार महीने के 10,000 रुपए भी नहीं कमा पाएंगे। सुधीर के परिवार में मां, पत्नी, एक बेटा, एक बेटी सहित कुल 5 सदस्य हैं। दोनों बच्चे गांव से 12 किलोमीटर दूर मंडावर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और रोजाना स्कूल की बस से आते जाते हैं। सुधीर ने कमाई बढ़ाने के लिए गायें पाली। दूध बेचने से होने वाली आय से ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च चल रहा था।
लॉकडाउन के दौरान खेतीबाड़ी तो प्रभावित नहीं हुई, लेकिन गायों का दूध नहीं बिकने की वजह से आमदनी टूट गई। इस नुकसान से वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं। बच्चों के स्कूल बंद हो गए और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट और स्मार्टफोन का जुगाड़ संभव नहीं है। दिन और रात की मेहनत के बाद सुधीर साल भर में बड़ी मुश्किल से 1.25 लाख रुपए बचा पाते हैं। सुधीर को किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए की किस्त मिलती है। बड़ी मशक्कत के बाद ये रास्ता खुला, लेकिन महीने में केवल 500 रुपए की ही आमदनी बढ़ी। 10-11 हजार रुपए महीने की कमाई में अब घर चलना असंभव है। सुधीर खेती करने वाले उन 90% परिवारों में से हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। आर्थिक सर्वे 2020 के मुताबिक देश में करीब 70 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती किसानी से जुड़े हैं। आबादी बढ़ने के साथ देश में जोत का औसत आकार घटकर महज 1.08 एकड़ रह गया है। करीब 6 बीघा जमीन में परिवार की गुजर बसर कर पाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। सुधीर पश्चिमी यूपी से आते हैं, जहां सिंचाई के भरपूर साधन हैं। यहाँ किसान साल में 3 फसल उगाते हैं। जब यहाँ ये हाल है तो उड़ीसा, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में क्या स्थिति होगी, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। बजट आएगा तो किसान की गूंज उठेगी। सरकार आंकड़े बता देगी कि बीते 4 साल में कृषि का बजट बढ़कर कई गुना हो गया। सरकार ने एमएसपी पर फसलों की रिकॉर्ड खरीद की, लेकिन इससे कितने फीसद किसानों को लाभ मिल पाया, ये बात हमेशा चिंताजनक रहती है। कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 1,42,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2021-22 में ये बजट बढ़कर 1,48,000 करोड़ रुपए हो गया। सरकार ने 1 दिसंबर 2018 से किसानों के लिए सम्मान निधि योजना शुरू की। इस वजह से वर्ष 2019-20 के लिए कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ कर दिया गया। बजट के दौरान गिनाया जा सकता है कि नई तकनीकी विकसित करने के लिए सरकार अनुदान देती है। वर्ष 2015-16 में इस मद में 6,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जो वर्ष 2019-20 में 8,000 करोड़ कर दिया गया। वर्ष 2021-22 में इस मद में 8,510 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। लेकिन सुधीर जैसों को पता ही नहीं है कि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी जैसी कई योजनाओं का फायदा कैसे मिलता है। सुधीर जैसे लोग तो केवल खेती की सीधी लागत यानी सिंचाई, बिजली, डीजल, खाद, मजदूरी और बाजार में फसलों की मिलने वाली कीमत का हिसाब लगाकर ही करते हैं, इसलिए कमाई बढ़ती ही नहीं। किसानों के नाम पर बजट में खूब आंकड़ेबाजी दिखती है। बानगी के तौर पर पिछले बजट में सरकार ने कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपए कर दिया। जब ये राशि बजट का हिस्सा होती ही नहीं है तो फिर इसका गुणगान क्यों किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी छोटे किसानों को सरकारी संस्थानों से कर्ज मिल पाना आसान काम नहीं है। हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी एक ऐसा जरिया है जो किसी तरह एक बार बन जाए तो कर्ज लेने की राह आसान हो जाती है। देश में 2.5 करोड़ किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हैं। इसकी उपयोगिता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इसके तहत कर्ज की राशि 1.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2019 में 7.09 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। सुधीर नहीं चाहते कि उनका बेटा खेती करे, लेकिन पढ़ाई कैसे हो। महीने में कुछ बचता नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए खर्चा कहाँ से आए। वो कहते हैं, हमारी मेहनत देखिए, रिकॉर्ड पैदावार कर रहे हैं, लेकिन गरीबी नहीं जाती। बाहर के काम भी अब मिल नहीं पाते। सुधीर की ख्वाहिश है कि सरकार कुछ ऐसा कर दे
कि हर महीने उनकी कमाई 15,000 रुपये तक हो जाए, या तो लागत कम हो जाए या फिर फसल की कीमत सही मिलने लगे। तो ये आपने सुनी कहानी एक सीमांत किसान की। अंशुमान जी से हम जानना चाहेंगे, अंशुमान जी, इस बजट में इन किसानों के लिए जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा है और कृषि के बड़े बड़े बजट माने जाते हैं, हम देखते हैं कि सरकार किसानों को लेकर हमेशा बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, इनकी सूरत में बहुत बदलाव आ क्यों नहीं पाता है? बजट के संदर्भ में अगर हम एक चीज़ देखें और खासतौर से जो सीमांत किसान देखें, जो 1 एकड़ से कम की जोत वाले किसान हैं, जो भारत में सबसे बड़ी संख्या में, इन्हें लेकर हमेशा बजट बड़ी गहरी दुविधा में रहे हैं। बजट किसानों के नाम पर जितनी बड़ी घोषणाएं करते हैं, सस्ता कर्ज देने की, सब्सिडी देने की, उनका फायदा कुछ बड़े और ऊपर के बड़े किसानों तक सीमित रहता है, सीमांत किसानों तक नहीं जाता है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने पिछले 2 साल में किया था, जब किसानों को के खाते में सीधे एक सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपए की राशि पूरे साल में उन्हें ट्रांसफर की जाती थी। लेकिन अगर आप नीति आयोग का आंकड़ा देखें तो इस हिसाब से भारत में ज्यादातर किसानों की औसत आय 45,000 रुपए के आसपास है साल में। तो अधिकांश किसान जो इस कैटेगरी में आते हैं वो 3 तरीके की मुश्किलों के शिकार हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री सहायता योजना या प्रधानमंत्री की तरफ से उनके खातों में पहुंचने वाली राशि के बाद भी उनकी ज़िंदगी में हमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, और रूरल इकोनॉमी में जो मंदी के गहरे संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं वो यहीं से निकलते हैं। पहली मुसीबत ये है कि शहरों में और गाँवों में महंगाई के अलग अलग स्वरूप हैं, जिन पर हमने कल चर्चा की थी। उसमें जो डिफ्लेशन दिख रही है वो हमें कृषि उत्पादों में दिखाई दे रही, यानी किसानों को, खासतौर से छोटे किसानों को, जो सबसिस्टेंस जीविका के बाद जो पैदा करते हैं उसकी सही कीमत नहीं मिल रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के अधिकांश किसानों में रूरल एरिया में 60% आय उनकी गैर कृषि कामों से आती है। वो गैर कृषि काम वो हैं जो गांव के आसपास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हैं, या शहरों में काम करने वाले उनके परिवार के लोग हैं जो पैसा भेजते हैं। 2 साल में ये जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पूरा स्ट्रक्चर ही टूट गया है, क्योंकि एक तो सारी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां शहरों के आसपास ठप है, और दूसरा जो गाँव में शहरों से ट्रांसफ़र होते तो जो GDP का करीब 1% के आसपास था, वो ट्रांसफर्स भी बंद हो गए। और इसलिए हमने देखा कि प्रधानमंत्री सहायता योजना का पैसा पहुँचने के बाद भी गाँवों में ना तो डिमांड बढ़ी, ना गांवों में इनकम बढ़ी। हुआ ये कि गांव में मजदूर और ज़्यादा बढ़ गए, तो गांव का जो वेज मार्केट था, जो लेबर वेजेस का मार्केट था, वो बुरी तरह टूट गया। यानी जहां गांव में किसी व्यक्ति को 200 या 250 रुपए की मजदूरी मिलती थी, अब ज़्यादा लोग हो जाने के कारण वो मजदूरी की दर और नीचे आ गई। बजट से उनकी उम्मीदें रहेगी कि ये एक छोटी सी सहायता है, इससे काम चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर हो जिससे उनके उत्पादन की सही कीमत मिल सके। और इसीलिए हमने पिछले 2 साल एक बड़ा किसान आंदोलन देखा, सरकार की कोशिशों को झटका लगा, सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े। तो इस बार बजट पर लोगों की निगाह ये होगी कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए और अतिरिक्त क्या सरकार कर सकती है, जिससे कि वो कोविड के कारण, फसलों की मंदी के कारण जिस गरीबी में वापस धंस गए हैं, उससे वो बाहर निकल सकें। बिल्कुल। और बजट की बहुत सारी स्कीमें छूती हुई गुजरती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो सीधे हाथ में कुछ रखती हैं। तो मुझे लगता है सर सीमांत किसान भी इस बात का इंतजार करेंगे कि जो सीधे हाथ में रखने वाली प्रक्रिया है, सरकार वहां कुछ ज्यादा करे। 2 चीजें सीमांत किसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके जो ख्वाब है बजट में, वो एक ये कि कम से कम वो जो फसल पैदा कर रहे हैं उसकी उनको सही कीमत मिले। जो मंदी आई है फसलों की कीमत में, जो डिफ्लेशन आई है, जो कि हमको महंगाई के आंकड़े में दिखती है, उससे बचाया जा सके। और दूसरी चीज ये कि उनके एग्रीकल्चर की कॉस्ट, जिसको कहीं कवर नहीं किया जाता, जो लगातार बढ़ रही, चाहे वो डीजल के तौर पर देखें, चाहे लेबर के तौर पर देखें, चाहे बाकी सारी चीजों के तौर पर देखें, उसे कम से कम किया जाए। तो या तो आप उनके उत्पाद की उन्हें बेहतर कीमत दीजिए, या फिर उनके उत्पादन की लागत कम करिए। 2 ही परिस्थितियां हो सकती हैं जब आप छोटे और सीमांत किसान को थोड़ी सी मदद दे सकते हैं। और क्या सरकार इस बजट में वैसा कुछ कर पाएगी, या हम किसानों के मामले में चर्चा बड़ी सुनेंगे, बड़े आंकड़े सुनेंगे, पर अंततः हम वहीं खड़े होंगे? क्योंकि इस बार बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना जरूरी है शुभम, कि इस बार अर्थव्यवस्था की रिकवरी का जो अगले साल की रिकवरी का सबसे बड़ा दारोमदार रूरल इकोनॉमी पर है, और जहां से हमें अब पिछले तिमाही में बहुत अच्छे संकेत मिलना शुरू नहीं हुए हैं। क्योंकि पिछली 2 सालों के दौरान, पिछली 6 तिमाहियों के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने इकोनॉमी को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया था। बिल्कुल। यही एक ऐसा सेक्टर था पूरे जीडीपी के अलग अलग सेक्टर्स में जहां लोग ये मान के चल रहे थे कि सब जगह चीजें बैठी हैं, लेकिन ये पहिया ऐसा है जो अपनी रफ्तार से लगातार घूम रहा है। तो ये था, बस इतना सा ख्वाब है। अब चलिए मिलिए विक्रम बेताल से।
आज दोनों मिलकर सरकार का वजन तोल रहे हैं। बेताल बता रहा है कि सरकार बहुत भारी हो गई है। कैसे, आप खुद ही सुन लीजिए। पिछली बहस के बाद विक्रम सोच कर आया था कि आज चक्कर में नहीं फंसेगा, लेकिन पेड़ के नीचे आते ही बेताल कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गया। विक्रम के कदम लड़खड़ा गए। अरे बेताल, बड़ा भारी हो गया भाई तू। राजा बाबू, भारी तो सरकार हो गई है। क्या मतलब? बड़ी सरकार अच्छी सरकार नहीं होती? हे सम्राट, तू किस स्कूल में पढ़ा है? वहाँ तुझे फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे या बजट घाटे के बारे में नहीं बताया गया क्या? अरे स्कूल की छोड़ो यार पुराने प्रेत, वहाँ कुछ ना पढ़ाया। टीवी बहसों में जरूर सुनी थी ये बात कि सरकार का कोई घाटा भी होता है। हाँ, यही घाटा तो सरकार का वजन है जिसे हम ढोते हैं। ढोया तो कर्ज जाता है बेताल। अरे ये फिजिकल डेफिसिट कर्ज ही है। तुम्हें पता है भारत में सबसे ज्यादा कर्ज कौन लेता है? ना ना, नहीं पता। कौन लेता है? सरकार सबसे ज्यादा कर्ज लेती है। बीते बरस सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अरे दादा, इतना कर्ज? सरकार को कर्ज लेने की लेकिन जरूरत पड़ती ही क्यों है? अरे खर्चे ज्यादा हैं, कमाई कम, तो जो बीच का अंतर है उसे भरने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। तो फिर इसका ब्याज और चुकौती? अब उधार लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही ना। कर्ज बढ़ने से सरकार को और ज्यादा कर्ज लेना होता है और फिर शुरू होता है कर्ज से कर्ज चुकाने का चक्कर। और अब यही हो रहा है गुरु। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? सरकार कर्ज ले चुकाए, क्या मतलब हमें? इतने नादान तो नहीं हो तुम राजा बाबू। ये तो कर्ज तुम्हारे ही नाम पर लिया जा रहा है तो वसूली तुमसे ही होगी ना। कैसे? ऐसे कि टैक्स बढ़ेंगे, सरकार जो थोड़ा बहुत विकास पर खर्च करती है उस पर कैंची चल जाएगी। अच्छा, तो इस साल रिकॉर्ड कर्ज लिया सरकार ने, यानी खूब बढ़ा फिजिकल डेफिसिट, तो अब क्या नए टैक्स लगने वाले हैं? अब फिर पूछा तूने उल्टा सवाल और मैं चला। पूरी उम्मीद है कि आपको विक्रम बेताल की हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। अंशुमान जी, शुक्रिया आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज के मनी सेंट्रल में इतना ही, लेकिन सोने से पहले रात का न्यूज़ कैप्सूल लेना मत भूलिएगा। जी हाँ, 10 बजे वरुण आपके लिए लेकर आ रहे हैं मनी टाइम, जिसमें है दिन की सारी बड़ी खबरें और उनका आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर असर। नमस्कार।